नमस्कार। केरल में सरकार बनी है यूडीएफ की, कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ, जिसमें इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग उसकी एक पार्टनर है। और कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि इस बार जो वीडी सतीशन मुख्यमंत्री बनाए गए हैं कांग्रेस के द्वारा, वो भी इसी वजह से बनाए गए कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने दबाव बनाया और उसके बाद प्रियंका गांधी ने वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री बनवाया। यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से इस सरकार को, यूडीएफ की सरकार को इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग चला रही है। इसे लेकर के बीजेपी और जो दूसरे विरोधी दल हैं, वामपंथी, भी इसी बात को कह रहे हैं। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प घटना हुई है जिसके बारे में वीडियो बनाना बनता ही था और इस चैनल से बेहतर कोई विकल्प हो नहीं सकता था। देखिए, अगर मैं बात करूं राजनीति में महिलाओं की, एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। महिला आरक्षण को लेकर के अक्सर चर्चाएं होती हैं कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जो महिलाएं राजनीति में हैं, उनके सामने कितनी पेचीदगियां आती हैं राजनीति की वजह से। राजनीति में इतिहास रचना कभी आसान नहीं होता, और अगर आप एक महिला हैं तो यह सफर और भी मुश्किल है और कई कांटों भरा भी हो जाता है। केरल की सियासत में इन दिनों कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिल रहा है। एक नाम है फातिमा तहिलिया। यह नाम इस समय केरल की राजनीति और समाज में चर्चा का विषय बना हुआ है। पेशे से एक वकील और टीवी बहसों का एक जाना माना और मुखर चेहरा फातिमा, उन्होंने हाल ही में विधानसभा चुनाव में पेरम्बरा सीट से जीत दर्ज करके एक नया इतिहास रचा। उन्होंने सीपीआई-एम के दिग्गज नेता को मात दी और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के इतिहास में केरल विधानसभा में पहुंचने वाली पार्टी की पहली विधायक बन गई, महिला विधायक। यहां यह जानना भी बहुत जरूरी है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का इतिहास दशकों पुराना है, लेकिन महिलाओं को चुनावी राजनीति में आगे लाने से पार्टी अक्सर हिचकती रही है। 1996 में कमरून्निसा अनवर और 2021 में नूर बीना रशीद को टिकट तो मिला, लेकिन उन्हें सफलता हाथ नहीं लगी। ऐसे में फातिमा तहिलिया की यह जीत महज एक सीट की जीत नहीं, बल्कि यह रूढ़िवादी बेड़ियों को तोड़ती एक पूरी पीढ़ी की जीत है। लेकिन उनकी इस ऐतिहासिक जीत के जश्न के बीच एक विवाद खड़ा हो गया है, और यह विवाद किसी बड़े राजनीतिक या नीतिगत फैसले पर नहीं, बल्कि एक साधारण सी दिखने वाली रवायत पर है। विधायक का पदभार संभालने के बाद फातिमा पेरम्बरा में महिलाओं द्वारा संचालित एक स्थानीय रेस्टोरेंट का उद्घाटन करने के लिए पहुंची थी। यहां उन्होंने कार्यक्रम की शुभ शुरुआत के लिए, जो मान्यता भी है, प्रतीक के तौर पर केरल का पारंपरिक तेल का दीपक, जिसे नीला विलुक्कू कहते हैं, वो जलाया। और बस इसी कदम पर जितने भी मुस्लिम चरमपंथी हैं, धर्मगुरु हैं, वो सब के सब उनके ऊपर टूट पड़े। प्रमुख निकाय जो मुस्लिम धर्मगुरुओं का है, समस्त केरल जमीयत उलमा, जो पारंपरिक रूप से आईयूएमएल का समर्थक भी माना जाता है, वो भी फातिमा के खिलाफ मुखर हो गया है। उलेमाओं ने इस कृत्य की कड़ी आलोचना की। उनका स्पष्ट कहना है कि पारंपरिक तेल का दीपक जलाना गैर मुस्लिमों की परंपरा है और इस्लाम ने मुसलमानों को अन्य धर्मों की परंपराओं की नकल करने से सख्ती से मना किया है। उनके नेताओं का तर्क है कि कमरे में रोशनी के लिए बल्ब जलाना एक अलग बात है, लेकिन अनुष्ठान के रूप में दीपक जलाना इस्लामी मान्यताओं के सख्त खिलाफ है। और इस निकाय ने यहां तक दावा किया कि ऐसा करने से एक व्यक्ति इस्लाम से खारिज भी हो सकता है, यानी कि फातिमा को इस्लाम से खारिज करने की धमकियां दी जा रही है। यहां एक दिलचस्प ऐतिहासिक संदर्भ भी है। केरल की राजनीति में नीलाविलिक्कू को लेकर विवाद कोई नया नहीं है। अतीत में मुस्लिम लीग के कई बड़े पुरुष नेता और पूर्व मंत्री जैसे पीके अब्दुराव सार्वजनिक मंचों पर दीप जलाने से इनकार कर चुके हैं, लेकिन फातिमा ने उस पुरानी लकीर को पीटने के बजाय केरल की साझी संस्कृति का हिस्सा बनने का फैसला किया। इस घटना के बाद केरल का समाज दो अलग अलग विचारधाराओं में बंटता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ कट्टरपंथी धार्मिक दृष्टिकोण है, तो दूसरी तरफ समावेशी सांस्कृतिक सोच। कई जाने माने मलयालम लेखकों, बुद्धिजीवियों और सामाजिक आलोचकों ने फातिमा का मजबूती के साथ बचाव किया है। उनका साफ तर्क है कि केरल जैसे विविधता भरे राज्य में सार्वजनिक समारोहों में दीपक जलाना किसी धर्म विशेष की पूजा नहीं, बल्कि राज्य की एक साझी सांस्कृतिक पहचान है। यह महज अज्ञानता के अंधेरे को दूर कर ज्ञान और शुभ कार्य की शुरुआत का प्रतीक है।
वैसे फातिमा तहलिया के लिए रूढ़िवादियों से यह टकराव कोई नया नहीं है। वो हमेशा से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के भीतर एक सुधारवादी और निडर आवाज रही हैं। फातिमा मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन की महिला विंग हरिता की संस्थापक सदस्य भी रही हैं। साल 2021 में उनका यह बागी और निडर अंदाज तब पूरे राज्य ने देखा था जब हरिता की युवा नेताओं ने अपनी ही पार्टी के कुछ वरिष्ठ पुरुष नेताओं पर यौन उत्पीड़न और अभद्र भाषा इस्तेमाल करने के गंभीर आरोप लगाए थे। उस वक्त जब पार्टी नेतृत्व ने पितृसत्तात्मक सोच दिखाते हुए मामले को दबाने की कोशिश की तो फातिमा एक ढाल बनकर उन लड़कियों के साथ खड़ी हो गई। उन्होंने समझौता करने से साफ इनकार कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप उन पर अनुशासनहीनता का आरोप लगा, उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद से हटा दिया गया और अंततः हरिता को ही भंग कर दिया गया। यह है मुस्लिम लीग का चेहरा। लेकिन इन झटकों के बावजूद फातिमा रुकी नहीं। उन्होंने अपनी वकालत की, टीवी डिबेट्स में अपनी तार्किक बहस और जनता के बीच अपनी पैठ के जरिए राजनीतिक जमीन को मजबूत किया और आज वे उसी पितृसत्तात्मक व्यवस्था को चुनौती देकर एक चुनी हुई विधायक के तौर पर सामने हैं। दीप जलाने का यह मौजूदा विवाद सिर्फ एक अकेली घटना नहीं है। यह इस बात का ज्वलंत उदाहरण है कि जब कोई महिला सार्वजनिक जीवन में अपनी जगह बनाती है तो उसे किस तरह हर कदम पर परंपरा, संस्कृति और धर्म की जटिल और दोहरी कसौटियों पर परखा जाता है। फातिमा तहलिया की यह पूरी यात्रा और यह विवाद दोनों ही हमारे समाज के सामने एक बड़ा सवाल छोड़ते हैं। क्या एक महिला को नेतृत्व और उसकी कामयाबी समाज की उन पुरानी मान्यताओं से बड़ी नहीं होनी चाहिए जो उसे पीछे खींचने की कोशिश करती हैं? फातिमा की कहानी सिर्फ संघर्ष की नहीं है, बल्कि यह उस हौसले की कहानी है जो अंधेरे कमरों में भी अपना दीपक खुद जलाना जानती है। देखते हैं फातिमा को लेकर के इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग किस तरह का रुख रखती है। लेकिन मुझे तो यह लगा कि एक पॉजिटिव खबर है। अगर किसी महिला मुस्लिम युवा ये इस तरह की बात कर रही है और अपनी जो क्या कहते हैं कि मजहबी सीमाएं हैं उनको तोड़ने की कोशिश कर रही है, तो इसमें गलत क्या है? आप भी कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक अवश्य दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। नमस्कार।